नमस्कार। तो आज का सेशन हमारा यहाँ पे तीसरा सेशन होगा, ठीक है। दूसरे सेशन में हमने जहाँ तक देखा था उसके आगे हम यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। दूसरा सेशन हमारा जो था उसमें हम चैप्टर फर्स्ट के जो है 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के प्रावधानों को हमने देख लिया था। उसी का आगे हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अगले 2 वीडियो हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, एक में हमने सिलेबस बताया है और एक हमने स्टार्टिंग की है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर उसको एक बार देख लीजिए। तो बात करते हैं भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की। 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने घोषणा की कि 30 जून 1947 को भारत में ब्रिटिश शासन समाप्त हो जाएगा। इसके बाद सत्ता उत्तरदायी भारतीय हाथों में सौंप दी जाएगी और इस घोषणा पर मुस्लिम लीग ने आंदोलन किया और भारत के विभाजन की बात कही। 3 जून 1947 को ब्रिटिश सरकार ने फिर स्पष्ट किया कि 1946 में गठित संविधान सभा द्वारा बनाया गया संविधान उन क्षेत्रों पर लागू नहीं होगा जो इसे स्वीकार नहीं करेंगे। उसी दिन 3 जून 1947 को वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने विभाजन की योजना पेश की, जिसे माउंटबेटन योजना कहा गया। इस योजना को कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने स्वीकार कर लिया और इस प्रकार भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 बनकर तैयार हो गया। इस अधिनियम की विशेषताओं की अगर बात किया जाए तो पहला विशेषता है कि इसने भारत में ब्रिटिश राज समाप्त कर 15 अगस्त 1947 को इसे स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र घोषित कर दिया। इसने भारत का विभाजन कर 2 स्वतंत्र डोमिनियनों संप्रभु राष्ट्र भारत और पाकिस्तान का सृजन किया, जिन्हें ब्रिटिश राष्ट्रमंडल से अलग होने की स्वतंत्रता थी। तीसरा, इसने वायसराय का पद समाप्त कर दिया और उसके स्थान पर दोनों डोमिनियन राज्यों में गवर्नर जनरल के पद का सृजन किया, जिसकी नियुक्ति नए राष्ट्र की कैबिनेट की सिफारिश पर ब्रिटेन के ताज को करनी थी। इन पर ब्रिटेन की सरकार का कोई नियंत्रण नहीं होना था। चौथा, इसने दोनों डोमिनियन राज्यों में संविधान सभाओं को अपने देशों का संविधान बनाने और उसके लिए किसी भी देश के संविधान को अपनाने की शक्ति दी। सभाओं को यह भी शक्ति थी कि वे किसी भी ब्रिटिश कानून को समाप्त करने के लिए कानून बना सकती थी, यहाँ तक कि उन्हें स्वतंत्रता अधिनियम को भी निरस्त करने का अधिकार था। बात करें पांचवा की, तो इसने दोनों डोमिनियन राज्यों की संविधान सभाओं को यह शक्ति प्रदान की कि वे नए संविधान का निर्माण एवं कार्यान्वित होने तक अपने अपने संबंधित क्षेत्रों के लिए विधानसभा बना सकती थी। 15 अगस्त सन 1947 के बाद ब्रिटिश संसद में पारित हुआ कोई भी अधिनियम दोनों डोमिनियनों पर तब तक लागू नहीं होगा जब तक कि दोनों डोमिनियन इस कानून को मानने के लिए कानून नहीं बना लेंगे। छठा, इस कानून ने ब्रिटेन में भारत सचिव का पद समाप्त कर दिया और इसकी सभी शक्तियां राष्ट्रमंडल मामलों को राज्य सचिव को स्थानांतरित कर दी गई। सातवां, इसने 15 अगस्त 1947 से भारतीय रियासतों पर ब्रिटिश संप्रभुता की समाप्ति की घोषणा की। इसके साथ ही आदिवासी क्षेत्र समझौता संबंधों पर भी ब्रिटिश हस्तक्षेप का समाप्त हो गया। आठवां, इसने भारतीय रियासतों को यह स्वतंत्रता दी कि वे चाहें तो भारत डोमिनियन या पाकिस्तान डोमिनियन के साथ मिलकर रह सकती हैं या स्वतंत्रतापूर्वक रह सकती हैं। नौवां, इस अधिनियम ने नया संविधान बनने तक प्रत्येक डोमिनियन में शासन संचालित करने एवं भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत उसकी प्रांतीय सभाओं में सरकार चलाने की व्यवस्था की। हालांकि दोनों डोमिनियन राज्यों को इस कानून में सुधार करने का अधिकार था। 10वां, इसने ब्रिटिश शासक को विधेयकों पर मताधिकार और उन्हें स्वीकृत करने के अधिकार से वंचित कर दिया, लेकिन ब्रिटिश शासक के नाम पर गवर्नर जनरल को भी किसी भी विधेयक को स्वीकार करने का अधिकार प्राप्त था। बात करें 11वां नंबर की, तो इसके अंतर्गत भारत के गवर्नर जनरल एवं प्रांतीय गवर्नरों को राज्यों का संवैधानिक प्रमुख नियुक्त किया गया। इन्हें सभी मामलों पर राज्यों की मंत्रिपरिषद के परामर्श पर कार्य करना होता था। 12वां, इसने शाही उपाधि से भारत का सम्राट पद समाप्त कर दिया। 13, इसने भारत के राज्य सचिव द्वारा सिविल सेवा में नियुक्तियां करने और पदों में आरक्षण करने की प्रणाली समाप्त कर दी। सन 15 अगस्त सन 1947 से पूर्व के सिविल सेवा के कर्मचारियों को वही सुविधाएं मिलती रही जो उन्हें पहले से प्राप्त थी। बात करें तो 14 से 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को
भारत में ब्रिटिश शासन का अंत हो गया और समस्त शक्तियां दो नए स्वतंत्र डोमिनियनों भारत और पाकिस्तान को स्थानांतरित कर दी गई। लॉर्ड माउंटबेटन नए डोमिनियन भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने। लॉर्ड माउंटबेटन उन्होंने जवाहरलाल नेहरू को भारत के पहले प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाई। सन 1946 में बनी संविधान सभा को स्वतंत्र भारतीय डोमिनियन की संसद के रूप में स्वीकार कर लिया गया। इसी प्रकार से यहाँ पे अंतरिम सरकार जो है गठन किस प्रकार से हुआ उसको यहाँ पे देखने का बात किया जाए तो कौन कौन से थे, ठीक है। 1946 और 1947 के समय स्वतंत्र भारत का जो पहला मंत्रिमंडल जब तैयार किया गया तो उनमें किन व्यक्तियों को कौन सा विभाग दिया गया उसी के बारे में यहाँ पे दिखाया गया है। जैसे श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उद्योग, जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री बनाया गया, वल्लभ भाई पटेल को गृह सूचना और प्रसारण राज्यों के मामले संबंधित यहाँ पे विभाग सौंपा गया। तो इस तरीके से आप यहाँ पे इसको वीडियो को पॉज करके अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। बाकी इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोई नहीं है। बाकी मुगल बादशाह शाह आलम ने 1764 में बक्सर की लड़ाई के विजय प्राप्त करने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में कंपनी का अधिकार दे दिया, जिसको आप हिस्ट्री के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो इसमें भी कोई महत्वपूर्ण चीज़ नहीं थी, इसके लिए हमने इसको स्किप कर दिया है, ठीक है। तो ये हमारा पहला चैप्टर जो है हमारा समाप्त होता है। अब हम दूसरे चैप्टर में चलेंगे। हमारा दूसरा चैप्टर है संविधान का निर्माण अर्थात मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बात करते हैं संविधान सभा की मांग। भारत में संविधान सभा के गठन का विचार वर्ष 1934 में पहली बार एम.एन. रॉय ने रखा। रॉय भारत में वामपंथी आंदोलन के प्रखर नेता थे। 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार भारत के संविधान के निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग की। सन 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा की कि स्वतंत्र भारत के संविधान का निर्माण वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी गई संविधान सभा द्वारा किया जाएगा और इसमें कोई बाहरी हस्तक्षेप नहीं होगा। नेहरू की इस मांग को अंततः ब्रिटिश सरकार ने सैद्धांतिक रूप से स्वीकार कर लिया। इसे सन 1940 के अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। सन 1942 में ब्रिटिश सरकार के कैबिनेट मंत्री सर स्टैफोर्ड क्रिप्स तथा ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य एक स्वतंत्र संविधान के निर्माण के लिए ब्रिटिश सरकार के एक प्रारूप प्रस्ताव के साथ भारत आए। इस संविधान को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अपनाया जाना था। क्रिप्स प्रस्ताव को मुस्लिम लीग ने अस्वीकार कर दिया। मुस्लिम लीग की मांग थी कि भारत को दो स्वायत्त हिस्सों में बांट दिया जाए जिसकी अपनी अपनी संविधान सभाएं हों। अंततः ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में एक कैबिनेट मिशन को भेजा गया। इस मिशन ने दो संविधान सभाओं की मांग को ठुकरा दिया, लेकिन उसने ऐसी संविधान सभा के निर्माण की योजना सामने रखी जिससे ने मुस्लिम लीग को काफ़ी हद तक संतुष्ट कर दिया। बात करते हैं संविधान सभा का गठन। कैबिनेट मिशन योजना द्वारा सुझाए गए प्रस्तावों के तहत नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ। योजना की विशेषताओं की बात करें तो पहला, संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 389 होनी थी। इनमें से 296 सीटें ब्रिटिश भारत और 93 सीटें देसी रियासतों को आवंटित की जानी थी। ब्रिटिश भारत को आवंटित की गई 296 सीटों में से 292 सीटों का चयन 11 गवर्नरों के प्रांतों और 4 का चयन मुख्य आयुक्तों के प्रांतों प्रत्येक में से एक किया जाना था। दूसरा, हर प्रांत व देसी रियासतों अर्थात अथवा छोटे राज्यों के मामले में राज्यों के समूह को उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें आवंटित की जानी थी। मोटे तौर पर कहा जाए तो प्रत्येक 10 लाख लोगों पर एक सीट का आवंटित किया जाना था। तीसरा, प्रत्येक ब्रिटिश प्रांत को आवंटित की गई सीटों का निर्धारण 3 प्रमुख समुदायों के बीच उनकी जनसंख्या के अनुपात में किया जाना था। बात करें कि इन 3 समुदाय की तो मुस्लिम, सिख और सामान्य में मुस्लिम और सिख को छोड़कर व्यक्ति शामिल होते थे। चौथा बात किया जाए तो प्रत्येक समुदाय के प्रतिनिधियों का चुनाव प्रांतीय असेंबली में उस समुदाय के सदस्यों द्वारा किया जाना था और एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से समानुपातिक प्रतिनिधित्व तरीके से मतदान किया जाना था। पांचवा, देसी रियासतों के प्रतिनिधियों का चयन रियासतों के प्रमुखों द्वारा किया जाना था। अतः यह स्पष्ट था कि संविधान सभा आंशिक रूप से चुनी हुई और आंशिक रूप से नामांकित निकाय थी। इसके अलावा सदस्यों का चयन अप्रत्यक्ष रूप से प्रांतीय व्यवस्थापिका के सदस्यों द्वारा किया जाना था।
जिसका चुनाव एक सीमित मताधिकार के आधार पर किया गया था। संविधान सभा के लिए चुनाव जुलाई अगस्त 1946 में हुआ। ब्रिटिश भारत के लिए आवंटित 296 सीटें हुई थी और इस चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 208, मुस्लिम लीग को 73 तथा छोटे समूहों व स्वतंत्र सदस्यों को 15 सीटें मिली। हालांकि देशी रियासतों को आवंटित की गई 93 सीटें जो है भर नहीं पाई, क्योंकि उन्होंने खुद को संविधान सभा से अलग रखने का निर्णय लिया। यद्यपि संविधान सभा का चुनाव भारत के वयस्क मतदाताओं द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं हुआ, तथापि इसमें प्रत्येक समुदाय हिंदू, मुस्लिम, सिख, पारसी, आंग्ल भारतीय, भारतीय ईसाई, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों को जगह मिली। इनमें महिलाएं भी शामिल थी। महात्मा गांधी के अपवाद को छोड़ दें तो सभा में उस समय भारत की सभी बड़ी हस्तियां शामिल थी। बात करते हैं संविधान सभा की कार्यप्रणाली की। तो संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई, आपको पता ही होगा, और मुस्लिम लीग ने बैठक का बहिष्कार किया और अलग पाकिस्तान की मांग पर बल दिया। इसलिए बैठक में केवल 211 सदस्यों ने हिस्सा लिया और फ्रांस की तरह इस सभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित हुए। उसी प्रकार डॉक्टर HC मुखर्जी तथा VT कृष्णामाचारी सभा के उपाध्यक्ष निर्वाचित हुए। दूसरे शब्दों में संविधान सभा के 2 उपाध्यक्ष थे। बात करते हैं उद्देश्य प्रस्ताव की। तो 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू ने सभा में ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। इसमें संवैधानिक संरचना के ढांचे एवं दर्शन की झलक थी। इसमें कहा गया था, पहला, यह संविधान सभा भारत को एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य घोषित करती है तथा अपने भविष्य के प्रशासन को चलाने के लिए एक संविधान के निर्माण की घोषणा करती है। दूसरा, ब्रिटिश भारत में शामिल सभी क्षेत्र, भारतीय राज्यों में शामिल सभी क्षेत्र तथा भारत से बाहर के इस प्रकार के सभी क्षेत्र तथा वे अन्य क्षेत्र जो इसमें शामिल होना चाहेंगे भारतीय संघ का हिस्सा होंगे। तीसरा, उक्त वर्णित सभी क्षेत्रों तथा उनकी सीमाओं का निर्धारण संविधान सभा द्वारा किया जाएगा तथा इसके लिए उपरांत के नियमों के अनुसार यदि वे चाहेंगे तो उनकी अवशिष्ट शक्तियां उनमें निहित रहेंगी तथा प्रशासन के संचालन के लिए भी वे सभी शक्तियां केवल उनको छोड़कर जो संघ में निहित होंगी इन राज्यों को प्राप्त होंगी। चौथा, संप्रभु स्वतंत्र भारत की सभी शक्तियां एवं प्राधिकार इसके अभिन्न अंग तथा सरकार के अंग सभी का स्रोत भारत की जनता होगी। पाँचवां, भारत के सभी लोगों के लिए न्याय, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक स्वतंत्रता एवं सुरक्षा, अवसर की समता, विधि के समक्ष समता, विचार एवं अभिव्यक्ति, विश्वास, भ्रमण, संगठन बनाने आदि की स्वतंत्रता तथा लोक नैतिकता की स्थापना सुनिश्चित की जाएगी। छठवां, अल्पसंख्यकों, पिछड़े वर्गों, जनजातीय क्षेत्रों के लोगों को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान की जाएगी। सातवां, संघ की एकता को अक्षुण्ण बनाए रखा जाएगा तथा इसके भू क्षेत्र, समुद्र एवं वायु क्षेत्र को सभ्य देश के न्याय एवं विधि के अनुरूप सुरक्षा प्रदान की जाएगी और इसे प्राचीन भूमि को विश्व में उसका अधिकार एवं उचित स्थान दिलाया जाएगा तथा विश्व शांति एवं मानव कल्याण को बढ़ावा देने के निमित्त उसके योगदान को सुनिश्चित किया जाएगा। इस प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया और इसने संविधान के स्वरूप को काफ़ी हद तक प्रभावित किया। इसके परिवर्तित रूप से संविधान की प्रस्तावना बनी। स्वतंत्रता अधिनियम द्वारा परिवर्तन की बात किया जाए तो संविधान सभा से खुद को अलग रखने वाली देशी रियासतों के प्रतिनिधि धीरे धीरे इसमें शामिल होने लगे और 28 अप्रैल 1947 को 6 राज्यों के प्रतिनिधि सभा के सदस्य बन चुके थे। 3 जून 1947 को भारत के बंटवारे के लिए पेश की गई माउंटबेटन योजना को स्वीकार करने के बाद अन्य देशी रियासतों के ज़्यादातर प्रतिनिधियों ने सभा में अपनी सीटें ग्रहण कर ली। भारतीय हिस्सों की मुस्लिम लीग के सदस्य भी सभा में शामिल हो गए। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ने सभा की स्थिति में निम्न 3 परिवर्तन किए। कौन कौन से परिवर्तन हैं देख लेते हैं। सभा को पूरी तरह संप्रभु निकाय बनाया गया जो स्वेच्छा से कोई भी संविधान बना सकती थी।
इस अधिनियम ने सभा को ब्रिटिश संसद द्वारा भारत के संबंध में बनाए गए किसी भी कानून को समाप्त करने अथवा बदलने का अधिकार दे दिया। दूसरा, संविधान सभा एक विधायिका भी बन गई। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो सभा को दो अलग अलग काम सौंपे गए। इनमें से एक था स्वतंत्र भारत के लिए संविधान बनाना और दूसरा था देश के लिए आम कानून लागू करना। इन दोनों कार्यों को अलग अलग दिन करना था। इस प्रकार संविधान सभा स्वतंत्र भारत की पहली संसद बनी। जब भी सभा की बैठक संविधान सभा के रूप में होती, इसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते और जब बैठक बतौर विधायिका होगी तब इसकी अध्यक्षता जीवी मावलंकर करते थे। वहीं बात की जाए कि संविधान सभा 26 नवंबर 1949 तक इन दोनों रूपों में कार्य करती रही और इस समय तक संविधान निर्माण का कार्य पूरा हो चुका था। तीसरा, मुस्लिम लीग के सदस्य पाकिस्तान में जो शामिल हो चुके क्षेत्रों से संबद्ध भारतीय संविधान सभा से अलग हो गए। इसकी वजह से सन 1946 में माउंटबेटन योजना के तहत तय की गई सदस्यों की कुल संख्या 389 सीटों की बजाय 299 तक आ गिरी। भारतीय प्रांतों औपचारिक रूप से ब्रिटिश प्रांत की संख्या 296 से 229 और देसी रियासतों की संख्या 93 से 70 कर दी गई। 31 दिसंबर 1947 को राज्यवार सदस्यता को तालिका संख्या 2.4 में प्रस्तुत किया गया है। अन्य कार्यों की बात अगर किया जाए तो संविधान के निर्माण और आम कानूनों को लागू करने के अलावा संविधान सभा के निम्न कार्य भी किए। कौन कौन से? पहला, इसने मई 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन किया। 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन किया। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान को अपनाया गया। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया। 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। 2 वर्ष 11 माह 18 दिनों के संविधान सभा की कुल 11 बैठकें हुई। संविधान निर्माताओं ने लगभग 60 देशों के संविधान का अवलोकन किया और इसके प्रारूप पर 114 दिनों तक विचार हुआ। संविधान के निर्माण पर कुल 64 लाख रुपए खर्च आया। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई। 24 जनवरी 1950 को। इसके बाद सभा ने 26 जनवरी 1950 से 1951-52 में हुए आम चुनावों के बाद बनने वाली नई संसद के निर्माण तक भारत की अंतरिम संसद के रूप में कार्य किया। बात करते हैं संविधान सभा की समितियों के बारे में। संविधान सभा ने संविधान के निर्माण से संबंधित विभिन्न कार्यों को करने के लिए कई समितियों का गठन किया। इनमें से 8 बड़ी समितियां थी तथा अन्य छोटी। इन समितियों तथा इनके अध्यक्षों के नाम इस प्रकार हैं। बड़ी समितियां कौन कौन सी थी? संघ शक्ति समिति, जिसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। संघीय संविधान समिति, जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति, अध्यक्ष सरदार पटेल। प्रारूप समिति, अध्यक्ष BR अम्बेडकर। मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यकों एवं जनजाति तथा बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए सलाहकार समिति अर्थात परामर्शदाता समिति के जो अध्यक्ष थे सरदार पटेल। इस समिति के अंतर्गत निम्नलिखित 5 उप समितियाँ थीं। कौन कौन से? मौलिक अधिकार उप समिति, इसके अध्यक्ष JB कृपलानी। अल्पसंख्यक उप समिति HC मुखर्जी। उत्तर पूर्व सीमांत जनजाति क्षेत्रों असम को छोड़कर तथा आंशिक रूप से छोड़े गए क्षेत्रों के लिए उप समिति गोपीनाथ बारदोलोई। और छोड़े गए एवं आंशिक रूप से छोड़े गए क्षेत्र असम में सिंचित क्षेत्रों के अलावा के लिए उप समिति AV ठक्कर। और उत्तर पश्चिम फ्रंटियर जनजाति क्षेत्र उप समिति। इस तरीके से ये उप समितियाँ थी। वहीं इसके बाद 6वां नंबर बात किया जाए तो प्रक्रिया नियम समिति, राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष थे। राज्यों के लिए समिति, जिसे राज्यों के समझौता करने वाली कहा जाता है, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। संचालन समिति के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद। यह 8 बड़ी समितियाँ थी। बाकी छोटी समितियों की अगर बात किया जाए तो वित्त एवं कर्मचारी जन स्टाफ राजेंद्र प्रसाद। प्रत्याय कर अल्लादी स्वामी। सदन समिति बीच पट्टाभी सीतारमैया। कार्य संचालन समिति KM मुंशी। राष्ट्रध्वज संबंधित आदर्श समिति राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के कार्यों के लिए समिति GV मावलंकर। सर्वोच्च न्यायालय के लिए तदर्थ समिति H वरदाचारी। मुख्य आयुक्तों के प्रांतों के लिए समिति B पट्टाभी सीतारमैया। और 9वां संघीय संविधान के वित्तीय प्रावधानों संबंधी समिति नलिनी रंजन सरकार, जो कि सभा के सदस्य नहीं थे। बात करें भाषाई प्रांत आयोग, इसके अध्यक्ष थे HK डार, जो कि सभा के सदस्य नहीं थे। प्रारूप संविधान की जांच के लिए विशेष समिति जवाहरलाल नेहरू।
प्रेस दीर्घा समिति उषा नाथ सेन, नागरिकता पर तदर्थ समिति एच वरदाचारी जो कि सभा के सदस्य नहीं थे। बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण समिति जो है प्रारूप समिति की। तो देखिए, संविधान सभा की सभी समितियों में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण थी प्रारूप समिति। इसका गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था। यह वह समिति थी जिसे नए संविधान के प्रारूप तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। इसमें 7 सदस्य थे जिनके नाम इस प्रकार थे: डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जो कि अध्यक्ष थे, N. गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णामचारी अय्यर और डॉक्टर K.M. मुंशी, 5वें सैयद मोहम्मद सादुल्ला एवं 6ठे N. माधवराव। इन्होंने B.L. मित्र की जगह ली जिन्होंने स्वास्थ्य कारणों से त्यागपत्र दे दिया था, और T.T. कृष्णामचारी जिन्होंने 1938 में D.P. खेतान की मृत्यु के बाद उनकी जगह ले ली थी। विभिन्न समितियों के प्रस्ताव पर विचार करने के बाद प्रारूप समिति ने भारत के संविधान का पहला प्रारूप तैयार किया। इसे फरवरी 1948 में प्रकाशित किया गया। भारत के लोगों को इस प्रारूप पर चर्चा करने और संशोधनों का प्रस्ताव देने के लिए 8 मास का समय दिया गया। लोगों की शिकायतों, आलोचनाओं और सुझावों के परिप्रेक्ष्य में प्रारूप समिति ने दूसरा प्रारूप तैयार किया जिसे अक्टूबर 1948 में प्रकाशित किया गया। प्रारूप समिति ने अपना प्रारूप तैयार करने में 6 माह से भी कम का समय लिया था। इस दौरान उसकी